नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज हरियाणा विधानसभा में प्रदेश का 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे से शुरू होगी और हरियाणा के सभी मंत्रियों और नेताओं ने यह दावा किया है कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस बजट से प्रदेश की जनता का हित होगा। बजट से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ में बातचीत की है और बजट पर चर्चा की है। आपको बताते चलें कि आज बजट पेश होने वाला है और बजट को लेकर हरियाणा में बीजेपी सरकार का 5 नए जिले बनाने की भी तैयारी कर रही है और वहीं आज बजट पेश होने वाला है और ऐसा उम्मीद भी की जा रही है कि 2 लाख करोड़ रुपए का ये आंकड़ा पार कर सकता है। ये बजट विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, युवा विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता और युवाओं के लिए हर साल 40,000 सरकारी नौकरी का प्रावधान शामिल हो सकता है। और इस वर्ष के बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रस्तावित हैं, जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना का विस्तार, महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त लोन, लखपति दीदी योजना शामिल है और साथ ही फर्स्ट आने वाले स्कूली छात्राओं को सरकार स्कूटी देने का भी ऐलान करेगी। और वही कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 की जा रही है। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें 14 जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है। आपको बताते चलें कि बजट में महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं होने की भी संभावना जताई गई है। फर्स्ट आने वाली छात्राओं को स्कूटी और साथ ही सरकार उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी। उद्योग में रुचि रखने वाली महिलाओं को बड़ी राहत भी मिलने वाली है। 2 लाख लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान हो सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे और वहीं बजट से भिवानी के व्यापारी और आमजन को खास उम्मीदें भी बंधी हैं। उन्हें उम्मीद है कि आज पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा और साथ ही बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष छूट देने की भी मांग की है। और साथ ही व्यापारियों ने जीएसटी में छूट, तो वहीं युवाओं ने स्थायी रोजगार की मांग की है। आपको बता दें कि आज बजट पेश होने वाला है, जिसमें काफी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अगर पिछले साल का बजट और सरकार की कर्ज की स्थिति की बात करें तो 2022-23 में 1,77,255 करोड़ और 2023-24 की अगर बात की जाए तो 1,83,950 करोड़ और 24 और 25 की बात की जाए तो 1,89,877 करोड़ का बजट रहा है। सरकार पर 3.17 लाख करोड़ का कर्ज भी है। सरकार का कर्ज वर्तमान बजट में आपको बताते चलें कि काफी अधिक है। सरकार सालाना कर्ज का 60,000 करोड़ मूल्य ब्याज दे रही है। और साथ ही बजट में किसे क्या मिल सकता है, महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाओं की संभावना जताई गई है, जिसमें से 500 में सिलेंडर का दायरा भी बढ़ेगा, 2100 रुपए भी मिलेंगे। अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ सकती है। रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालय, चिकित्सक और केंद्रीय मंत्रालयों और आयोग और बोर्ड की तर्ज पर करने की मांग है। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज हमारे जो हाउस वाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली,
उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए, अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे और हमारे जो किचन का जो खर्चा है वो उस पे थोड़ा, सामान जो भी यूज होता है उस पे थोड़ा ध्यान दे के बजट में उस पे कम रखे। बजट देखो कोई एक थोड़ा है, कितने बजट आ लिए। मैं तो ये उम्मीद करूं कि आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है। आम आदमी कितना परेशान है। आप पत्रकार हैं, गली गली घूमते हो, मतलब जो सरकार वादे करती है वो कोई सरकार है, सरकार आनी जानी चीज है, लेकिन जो वादे करती है उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। अब दिल्ली में सरकार बनी है, 2100 रुपये कहा था, अपना हरियाणा में सरकार बनी है, लेडीजों को 2100 रुपये कह रखा है। अब एक तो इसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो 2100 रुपये चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मध्यम वर्ग है, क्या सभी लेडीज को दिया जाएगा। इसको क्लियर अखबार में क्लियर आनी चाहिए, क्लियर कट। जो भी वित्त मंत्री है, जो भी सीएम साहब हमारे, जो भी हमारे स्थानीय नेता हैं, वो इस बारे बताएं जनता को। हम अपेक्षा करती है सरकार अब की बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे और एक्शन कर उस अपराध को, जघन्य अपराध को या सामान्य अपराध को पकड़कर और पकड़े और व्यापारी की समस्या का समाधान करे। हरियाणा का जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और ऐसी बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके और पढ़ाई को जारी रख सके। देखो जी, बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं भाई, सीनियर सिटीजन को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में खास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में आया है कि लगभग बंद हो गया है वो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को सम्मानित भी किया और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। और मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दी। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इन उपदेशों के माध्यम से विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है, क्योंकि इन उपदेशों में ही पूरे विश्व की चिंता, भय, आतंकवाद, तनाव सहित तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। और इतना ही नहीं, विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ से ज्ञान और कर्म करने का संदेश मिलता है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय गीता सत्संग का शुभारंभ किया गया और ये आयोजन कुरुक्षेत्र में रखा गया, जहां पर सीएम ने स्वामी ज्ञानानंद को सम्मानित किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वामी ने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया और साथ ही यहां पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी मौके पर पहुंचे और वहीं बड़ी संख्या में
लोगों का हुजूम भी यहां पर मौजूद था। दरअसल स्वामी ने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया है और यहां पर 3 दिवसीय गीता सत्संग का शुभारंभ भी हुआ है। बजट तो मैंने 17 तारीख को पेश करना है। वो तो हमारे जो विपक्षी लोग थे उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था और एक एक व्यक्ति ने क्या क्या किसने बोला है हर व्यक्ति का जवाब मैं दे रहा था। रीस ने ये शब्द बोले हैं, इसका ये उत्तर है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मैंने उन लोगों के क्वेश्चनों का उत्तर दिया है, परंतु विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात तो कहता है, उनकी बात मैंने सुनी है, परंतु मेरी बात सुनी नहीं, भाज गए। देख रहे हैं हरियाणा के लोग, ये भाज गए तो कोई बात नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रही। सीएम सैनी ने आगामी मानसून के मौसम में राज्य में जल भराव रोकने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में नालों की सफाई और नहरों की डिसिल्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त बाढ़ नियंत्रण के लिए चल रही परियोजनाओं की निरंतर समीक्षा करें और साथ ही समयबद्ध तरीके से उन परियोजनाओं को पूरा कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी परियोजना में कोई कमी पाई जाती है या फिर परियोजना में किसी प्रकार की देरी होती है तो उपायुक्त संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने सीएम नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट की परियोजना को अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जल्द ही हिसार से विमान सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार 503 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण कर रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अनेकों सालों से ये जो पेंडेंसी थी सब पूरी होने का काम हुआ और महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी समय लेंगे और यहाँ से उड़ाने, नियमित उड़ाने, चाहे अयोध्या के लिए हो, चाहे लखनऊ के लिए हो, चाहे मुंबई के लिए और अनेकों जगह पर उड़ानें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक एविएशन हब बनने का काम, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में हिसार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाएगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गगवा पत्रकार सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें। यदि किसी स्तर पर सड़क निर्माण या फिर अन्य कार्यों में लापरवाही पाई गई तो न केवल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी बल्कि संबंधित एजेंसियों पर भी कार्रवाई निश्चित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर निर्माण कार्यों की चेकिंग होती है ताकि जनता के पैसे का सही जगह और सही समय पर सदुपयोग करवाया जा सके। इसी के साथ गंगवा ने यह भी कहा कि बीजेपी संगठन को बारीकी से मजबूत करके कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और इसी को देखते हुए संगठन की प्रक्रिया जारी है और हिसार बड़ा जिला है और इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। इसे देखते हुए पार्टी ने हिसार जिले को 2 भागों में बांटकर 2 जिला अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ा जिला है, 7 विधानसभा इसके अंदर है और इसलिए उसको थोड़ा और संगठन की दृष्टि से
ताकि प्रभावी तरीके से कार्य हो सके, इसलिए छोटा करते हुए अभी बरवाड़ा, हांसी और नारनौंद इसका संगठन की दृष्टि से अलग जिला होगा ये, और 4 विधानसभाओं का हिसार, नलवा, आदमपुर, हिसार और उकलाना, ये 4 विधानसभाएं हिसार जिले के अंदर रहेगी। इसका जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग से बनेगी और उसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं से या जो इच्छुक है बनने के, उनके आज से विधिवत रूप से हमारे पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं, सीमा तिरखा जी और सुनीता डांगी जी, वो आ रही हैं और विचार विमर्श करके वो जाएंगे। पुंडरी के पाई गांव की बहू पूजा नरवाल ने ईरान में हुई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खेल में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश और भारत के साथ साथ अपने राज्य हरियाणा और गांव पाई का भी नाम रोशन किया है। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उसने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2023 में एशियाई खेलों में अपनी टीम के साथ में स्वर्ण पदक हासिल किया है और अब पूजा ने 6 से 8 मार्च तक ईरान में हुई कबड्डी में मेजबानी ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही कबड्डी खिलाड़ी पूजा ने बताया कि इस सफलता के पीछे उनके घर वालों का भी योगदान है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नगद राशि के साथ साथ जीवन भर के लिए खिलाड़ी को सरकारी नौकरी का भी प्रावधान करना चाहिए। पूजा ने यह भी बताया कि अब जबकि पाई गांव की बहू बनकर आई हूं, मेरी ससुराल और पति का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूजा नरवाल डुली। पूजा जी, आप अब लेटेस्ट कहाँ खेल के आए? अभी हम ईरान गए थे। हाँ जी, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ और हमारी ईरान में अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी। कब से आप अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लास्ट ईयर 22 में जो एशियन गेम्स हुआ था ना चाइना में, तो उसमें मेरा किस पोजीशन पर रहे थे? हम फर्स्ट आए थे। खेलों में आके कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। राजनीति में तो मतलब कुछ कभी एक्सपीरियंस है ही नहीं इस चीज का, तो क्या सोचते हो, आपकी राजनीति को अलग रखना चाहिए खेलों से? बिल्कुल अलग रखना चाहिए। मेरे परिवार का मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जो मतलब मेरे घर वाले हैं उनका भी, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो भी। शादी के बाद भी मैं ऐसी ही थी और पहले भी मैं ऐसे ही खेलती थी, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में एक कार डूब गई है, जिसमें उसमें सवार रादौर के गांव सडूरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई है। और साथ ही सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तैर रहे एक शव को बाहर निकाला गया है, जबकि कार और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गांव संडूरा निवासी गुरमीत सिंह ने भी बताया कि पुल तंग होने के कारण यहां पर हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का भी कहना है कि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि गाड़ी और दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए हैं। आवर्धन नहर में अचानक से एक कार गिर गई और हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और एक शव बरामद किया गया, तो वहीं दूसरे की तलाश लगातार की जा रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग इकट्ठा हुए और यहां पर बचाव कार्य भी लगातार जारी है, जिसमें से एक युवक के शव को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी तलाश जारी है और दोनों ही कार युवक जो हैं वो मृत बताए जा रहे हैं और हादसे में 2 लोगों की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला रादौर से है। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है जिसकी डेड बॉडी मिली है?
प्रदीप नाम मटोरा जी। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है। हाउस पार्टी भी नहीं मिली है अभी, और एक गुजरात खड़ी है, कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े। गोताखोरों की टीम दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई, और नहर में जाने पे वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बनता है, जिससे ये पुल बहुत छोटा और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई। क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई वहां पे ना तो कोई इंग्लैंड लगा हुआ था, ना ही कोई दीवार करी हुई है इरिगेशन ने। खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा है। और साथ ही गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से भी ज्यादा देर तक बंद रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें गोगामेड़ी से सामने आई हैं, जहां पर रेलवे फाटक तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गया और इस दौरान लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। 2 से 3 किलोमीटर तक ये जाम लगा रहा और अधिकारियों की लापरवाही से तमाम तरह के प्रश्न भी यहां पर उठ रहे हैं। दरअसल लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कई बार शिकायत भी दी गई। इसके बाद में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। जुलाना के बुआना गांव के कुछ युवकों द्वारा दिन में हुई कहासुनी को लेकर दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे, फरसे और हथियार लेकर पहुंचे हैं और गांव में एक परिवार पर हमला किया और साथ ही हमला और हवाई फायरिंग भी की गई। और साथ ही गांव में फैली दहशत। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली थी कि बुआना गांव में एक परिवार पर हमला हुआ है और साथ ही हवाई फायरिंग की गई है। जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया गया, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। हाँ, कल शाम को 7:40 पर सूचना मिली थी कि गांव बुआन में झगड़ा हो गया और वहां गोली चली है। उस पर मौके पर मैं भी पहुंचा हूं। मैं स्टाफ साथ पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। वहां फायरिंग की गई, लोगों ने चोटें मारी, ऐसे दूसरे चोटें मारी। 3 इसमें इंजर्ड है। ओम प्रकाश लड़का संजय और अजय, इनके चोटें लगी है। ओम प्रकाश के ज्यादा चोटें सिर में गंडासी लगी हुई है, उनको एडमिट करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो सर क्या लगता है आपको रंजिश का मामला? रंजिश कोई आपसे दिन में उनकी आकाश में हुई थी कई गाँव। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।